हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। हम कर रहे हैं रीजनिंग क्वेश्चन की सीरीज। रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, हम वो सारे चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं और आज का चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर से जो रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको यहाँ सारे डिस्कस करूंगी आपके साथ, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम इस चैप्टर की सॉल्व हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है वो आपसे ज्योमेट्री पूछता है एल्डिहाइड और कीटोन की, तो आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन किस वजह से है। एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है जो होता है कार्बोनाइल ग्रुप। तो एक्चुअली वो क्या जानना चाह रहा है, आपसे कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में जानना चाह रहा है, क्योंकि बाकी तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। भाई कीटोन के अंदर यहाँ R जुड़ा होगा और एल्डिहाइड के अंदर एक तरफ R और एक तरफ H होगा, तो उसे R और H से लेना देना नहीं है। वो आपसे जानना चाह रहा है किसके बारे में, इस कार्बोनाइल ग्रुप की ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो कार्बोनाइल ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये क्या करेगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कहते हैं। कौन सा इफेक्ट है ये, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की वजह से इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर डाइपोल मूवमेंट होता है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बॉन्ड कैसा होता है, ये पोलर होता है। पोलैरिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो अगर डाइपोल मूवमेंट पूछ रहा है तो एल्डिहाइड कीटोन में यस डाइपोल मूवमेंट होता है। अच्छा, आप क्योंकि हमसे स्ट्रक्चर भी पूछी है और ज्योमेट्री भी पूछी है तो हम ज्योमेट्री की भी बात कर लेते हैं। इस कार्बन की अगर बात करूं तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा और 1 पाई, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना अगर नहीं आता है तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, चैनल के ऊपर है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके अपनी ये हाइब्रिडाइजेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया बेटा, sp2 आया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है और इसकी जो ज्योमेट्री है ड्यू टू दिस हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर है। तो हमने इसकी शेप की बात कर ली, ज्योमेट्री की बात कर ली, स्ट्रक्चर बना ली, हमने इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ली, बॉन्ड एंगल की बात कर ली। ठीक है, पोलैरिटी की भी बात कर ली, ये सारे पॉइंट यहाँ डिस्कस हो गए। इसी के साथ कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो एल्डिहाइड कीटोन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देते हैं, उसका आंसर भी यहीं पे कर लेते हैं। देखो डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। और कौन सा एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ होती है, एल्कीन और एल्काइन में होती है ना, ये चीज नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है एल्कीन और एल्काइन में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ पर होती है, देखो एडिशन होगी डबल और ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर हेटेरो एटम के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो इस केस में होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज द हेटेरो एटम, डिफरेंट है दोनों एटम, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो क्यों होता है लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक्चुअली अभी हमने कहा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ गया। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस से लव करने वाला, पॉजिटिव सेंटर से लव करने वाला, तो इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा। क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है चार्ज, कार्बन कैसा है हमारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है ये, तो इस पर आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कमेंट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड। देखो हम सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं एल्डिहाइड की, तो अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो RCHO, ये कोई एल्डिहाइड है ना। एल्डिहाइड में जो RCHO, अभी मैंने 5 मिनट पहले आपको क्या बताया कि बॉन्ड पोलर होता है। ये बॉन्ड कैसा होता है, पोलर, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पर डाइपोल बनने की वजह से ये थोड़ी पोलैरिटी आ गई, और वाटर भी कैसा है आपका, पोलर होता है। वाटर कैसा होता है आपका, पोलर होता है। और बार बार मैं एक बात कहती हूँ, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट है ये हमारा, और ये हमारा कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी होगी। लेकिन ये जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, केवल लोअर मेंबर्स में ही होती है। जो कम कार्बन वाले एल्डिहाइड होंगे केवल वही सॉल्युबल होंगे वाटर में। जैसे जैसे R की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड डिक्रीज होगी। रीजन, जो ये R ग्रुप है ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप है। R ग्रुप है जो एल्काइल ग्रुप है, जो कार्बन की चेन है, दैट इज हाइड्रोफोबिक ग्रुप। तो जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक ग्रुप, कार्बन नंबर इंक्रीज, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होगा वो इंक्रीज होगा, और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू दिस डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पर पोलैरिटी होती है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। लेकिन जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती है, हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड कैन नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिस्पाइट हैविंग कार्बोनाइल ग्रुप। देखो अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो ये होता है आपका एल्डिहाइड, है ना, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये होता है आपका कीटोन, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये होता है आपका एसिड, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो एसिड के अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब एसिड को भी कार्बोनाइल ग्रुप वाली रिएक्शन, जो मेनली कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, वो शो करनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। एसिड ये वाली रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि बेटा जब हम इसकी बात कर रहे थे कार्बोनाइल ग्रुप की, हमने कहा था ये पोलर होता है, ये पॉजिटिव सेंटर होता है, ये पोलर होता है, ये पॉजिटिव सेंटर होता है, ये पोलर होता है, बिल्कुल यहाँ भी पोलर होता है, ये पॉजिटिव सेंटर होता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं OH में। ये जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, और ये ऑक्सीजन तभी यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन पेयर को भेज देता है। इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां भेज देता है तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। तो अब यहां पर जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर नहीं है। तो आप क्या आंसर लिखेंगे, इन केस ऑफ RCOOH। स्ट्रक्चर तो बेटा बनानी है, इस तरह के जब क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने होते हैं तो आप स्ट्रक्चर से ही एक्सप्लेन करते हो, इलस्ट्रेशन जरूरी है। तो स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को मूव करते हुए दिखाएंगे, और उसके बाद लिखेंगे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। क्यों है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन यहाँ पर क्यों नहीं है, बिकॉज ऑक्सीजन या OH ग्रुप डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन। तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर नहीं बनेगा कार्बन, इसीलिए कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक नहीं करेगा।
इसीलिए जो RCOOH होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप वाली रिएक्शंस को शो नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका है बेटा प्रीवियस ईयर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में आप इनको अरेंज करेंगे। देखो मैं आपको पहले भी जो आपकी दोनों वीडियोस हैं जिसमें भी हमने रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर चुकी हूँ कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कार्बन नंबर पर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट मास बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग बढ़ने के साथ घटता है, ये तो हमने बात की थी। इसके अलावा कुछ और फैक्टर भी हैं। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर भी डिपेंड करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा बेटा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि कार्बन नंबर लगभग यहाँ पर सबके सेम है, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर सेम है, ब्रांचिंग की यहाँ कोई एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। देखो कैसे, ये आपका एसिड है, ये आपका कौन है? कीटोन है, ये ईथर है, ये आपका एल्केन है, ये आपका एल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है। अलग अलग एक्सक्यूज मी, अलग अलग यहाँ पर क्या है आपके पास? फंक्शनल ग्रुप हैं। तो जब फंक्शनल ग्रुप आपको डिफरेंट दे रखे होते हैं तब आपको सिर्फ एक फैक्टर सबसे पहले दिमाग में लाना है और वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी बात करनी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करनी होती है, क्योंकि बाकी चीजें वो लगभग सेम देगा। मॉलिक्यूलर मास वो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के ही कंपाउंड को आपसे कंपेयर करवाएगा, जिनका लगभग सेम होगा वही देगा आपको एग्जाम्पल में। तो आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती कौन कौन सी है? एक तो होती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होती है आपकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और एक होती है आपकी लंदन फोर्स या वॉन डेर वाल फोर्स, लंदन फोर्सेस। सबसे ज्यादा इन तीनों फोर्सेस में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और फिर लंदन फोर्सेस। सबसे वीक जो फोर्स है वो लंदन फोर्स है। तो ऑर्डर क्या है? फर्स्ट सबसे ज्यादा है, देन सेकंड एंड देन थर्ड। अब जितने भी हमें कंपाउंड दिए हुए हैं इनमें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लेते हैं किसमें कौन सा है। पहला हमारा एसिड है, एसिड, एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये आप लिखेंगे एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपसे कई बार ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन, एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज इट इज हैविंग एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस। उसके बाद अगला आपको दे रखा है कीटोन। कीटोन के अंदर होता है बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। अगला आपको दे रखा है ईथर, ईथर के अंदर भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन ईथर के कंपैरिजन में कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, ईथर के कंपैरिजन में कीटोन में डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होता है, मोर पोलर, कीटोन इज मोर पोलर देन ईथर। अगला हमें दे रखा है एल्केन, एल्केन के अंदर होती है बेटे लंदन फोर्सेस, वॉन डेर वाल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस होती हैं। अगला हमारे पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के अंदर भी हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एल्डिहाइड में कीटोन से कम होगा, कीटोन से कम होगा। थर्ड है हमारा एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर भी बेटा क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्कोहल के अंदर भी क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ईथर और कीटोन में किसमें? देखो जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड की वजह से डाइपोल इंटरेक्शन, एक पाई की वजह से। तो पाई वाला जो डाइपोल इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में पाई वाला डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है, और ईथर के अंदर आपको पता है सिंगल बॉन्ड है, तो वहां सिग्मा वाला डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है। तो अब हम ऑर्डर की बात करेंगे, इनको पहले हम नंबरिंग दे देते हैं। देखो एसिड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको 1 मार्क दे देती हूँ,
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि सबसे ऊपर है तो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल में प्रेजेंट है। एल्कोहल से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिड में होती है, तो एल्कोहल को हम 2 नंबर देंगे। उसके बाद डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद डाइपोल इंटरेक्शन का नंबर आता है। कीटोन में डाइपोल इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होता है तो कीटोन को नंबर देंगे हम 3rd। उसके बाद होता है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड को 4th देंगे। उसके बाद होता है ईथर में, इसको हम 5 देंगे। और हाइड्रोकार्बन में लंडन फोर्स होती है, इसको हम 6 देंगे। तो वो ऑर्डर क्या हो गया, सबसे पहले 1 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि सारे 6 एक ही क्वेश्चन में दे दे, 2 या 3 को भी कंपेयर करा सकता है। मैंने आपको यहाँ पर सारी फोर्सेस कंपेयर करा दी हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा आप इस मेथड को अप्लाई कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, उसका रीजन ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में से रीजनिंग क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। एक्सप्लेन द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एसीटोन। वैसे तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले ही क्वेश्चन में, लेकिन फिर से देख लेते हैं। देखो न्यूक्लियो, ये एक आपका क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, और जब इस पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा तो आपको ये पता है यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल यहीं तो आकर जुड़ेगा। एरो पर न्यूक्लियोफाइल लिख देती हूँ। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पूछा है, तो पहले हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें। अभी हमने कहा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और शेप क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है। यहां पर अगर हम देखें तो इस कार्बन के 1, 2, 3, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप होगी, ठीक है। अगर बॉन्ड एंगल भी पूछ ले तो यहां पर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है, यहां 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल है। ओके, तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑर्डर इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेम वैसा ही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, लेकिन यहाँ पर हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर करवा रहा है कंपेयर किस में, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन और एसिटल्डिहाइड में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है तो पहले आप फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन जो तीनों पूछे हैं आपसे, उनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये सबसे पहले बेटा जरूरी होता है क्वेश्चन को करने के लिए। आपको पता तो होना कि फॉर्मल्डिहाइड है क्या, है ना, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद हमें एसीटोन कहा है, तो एसीटोन क्या होता है, CH3CO CH3, और फिर हमें कहा है एसिटल्डिहाइड। इन तीनों में आपने कौन सी रिएक्शन करानी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करानी है, और किसमें रिएक्टिविटी ज्यादा होगी आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसमें भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और इसमें भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कौन करेगा, कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ही अटैक कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कहां पे है, देखो अगर मैं ये बात करूं तो ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये नेगेटिव पार्शियल, ये पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। कहोगे मैम सब में ही कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, सब में आकर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सकता है, लेकिन बेटा एक बात थोड़ा देखो आप, इस कार्बन के साथ जो एडजेसेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका भी तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ना, है ना, आपने पढ़ा है ना इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट भी तो यहां पर कंसीडर होगा। चलो देखते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी ये उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा, तो ये इतना अच्छा पॉजिटिव सेंटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं तो यहां तो दो हैं, यहां तो दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सेंटर हैं, तो ये तो और भी ज्यादा कम पॉजिटिव होगा, इसके कंपैरिजन में ये तो और भी ज्यादा कम पॉजिटिव होगा। और अगर मैं बेंजल्डिहाइड की बात करूं तो क्योंकि
जो CHO ग्रुप होता है ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। -I ग्रुप होता है, ये क्या करता है, रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैम तीनों जगह कम हो रही है, तो किसमें सबसे ज्यादा कम होगी? देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम होगी कार्बन के ऊपर, सॉरी यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम थी, तो जब ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है तो ये कमी क्या होगी? ये इस कमी को थोड़ा सा पूरा कर लेगा। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो सेंटर है, ये वाला जो कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। किसमें बिहेव नहीं करेगा? इसमें बिहेव नहीं करेगा। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होगी वो सबसे कम होगी। और दूसरा यहां पर क्या है? क्राउडीनेस है, स्टेरिक हिंडरेंस भी प्रेजेंट है, स्टेरिक हिंडरेंस भी प्रेजेंट है। तो इन केस ऑफ दिस एसीटोन या जो कीटोन होता है उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड के कंपैरिजन में कम होती है, रिएक्टिविटी कम होती है। ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सेंटर है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सेंटर है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहां 1 है, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 2 है। तो ये वाला जो कार्बन होगा वो ज्यादा पॉजिटिव होगा इसके कंपैरिजन में। अगर मैं इसकी बात करूं तो इन दोनों के केस में, इसको तो मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया, इसकी रिएक्टिविटी तो थर्ड नंबर दे दो, इसकी रिएक्टिविटी तो सबसे कम है ना। अगर मैं इन दोनों की अब बात करूं तो जो फिनाइल ग्रुप होता है ये R के कंपैरिजन में, R के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है, ज्यादा दूर भेजता है। तो ये सब जो सेंटर होगा वो क्या होगा? ये सेंटर, हमने एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ओके यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है बेटे। इस क्वेश्चन में फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड से करा रहा है। अब फॉर्मल्डिहाइड में अगर मैं देखूं पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है ना। तो यहां पर तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सेंटर है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सेंटर नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक के लिए सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा कार्बन होगा? जिसपे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर। इस केस में 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? थोड़े से इलेक्ट्रॉन यहां भेज देगा, पॉजिटिविटी इस कार्बन की कम हो जाएगी और इसकी सबसे ज्यादा कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड, फिर एसिटल्डिहाइड और थर्ड नंबर पर कीटोन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड, देन एसिटल्डिहाइड, देन कीटोन। क्लियर हो गई ये बात? समझ आ गई? अच्छा, इसमें एक चीज और पूछिए, आप एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में कंपैरिजन करा रहा है, जो मैं आपको पहले कराने लगी थी। एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड तो ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड। तो एसिटल्डी और बेंजल्डिहाइड में अगर मैं बात करूं, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। लेकिन ये ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है इसके कंपैरिजन में। तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और जो आपका एसिटल्डिहाइड है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है कंपैरेटिव टू दिस R। क्लियर हो गया ये बात? समझ आ गई ना? चलिए नोट करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लेंगे बेटा, फिर हम इसके बाद आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव मच हायर एसिडिटी देन फिनॉल। यानी कि यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल की एसिडिटी को क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। तो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, फिनॉल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा फिनॉल है, और किसी भी कंपाउंड का एसिडिक नेचर किस चीज पर डिपेंड करता है कि वो कितनी आसानी से H पॉजिटिव निकाल देता है, और H पॉजिटिव निकलने के बाद जो उसका नेगेटिव पार्ट है वो कितना ज्यादा स्टेबल होता है। इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये आपको पता है बॉन्ड पोलर है,
H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा प्रोटॉन, और जो बचेगा दिस इज फिनोलेट आयन, दिस इज कॉल्ड फिनोलेट आयन, फिनोलेट आयन। ठीक है, ये जो फिनोलेट आयन होता है बेटा, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ये नेगेटिव चार्ज ना यहाँ चला जाएगा, अगर मैं इसमें रिंग में ठीक से बनाऊं बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आप इसकी क्या बना सकते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह से फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। और जितनी ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है उतना ही ज़्यादा वो आयन स्टेबल होता है। तो यहाँ पर 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, फिनोलेट आयन स्टेबल होगा, इसीलिए जल्दी से H पॉजिटिव आयन को दे देगा, यानी कि एसिडिक होता है नेचर में। अगर अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इसको ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा, देखो अगर ये R है मेरा, ये C है, ये OH है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, H आयन, ये भी पोलर है, बॉन्ड H आयन देगा, तभी तो ये एसिडिक है ना नेचर में, तो ये H आयन देगा, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। कार्बोक्सिलेट आयन की शेप क्या होगी, ये हमारा क्या हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ना, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहां पर क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, यहां केवल 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। लेकिन फिर भी जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसको हम ज्यादा स्टेबल कहते हैं। क्यों, देखिए, क्योंकि यहाँ पर 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहाँ ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल। लेकिन उससे पहले जब हमने रिजोनेंस की डिस्कस किया था तो हमने ये भी बात की थी, एक पॉइंट ये भी होता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर एक बार आया था, उसके बाद ये रिंग में घूम रहा है, यानी कि कार्बन पर जा रहा है। बट इन दिस केस जो ये नेगेटिव चार्ज है इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में घूम रहा है, ठीक है। दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो इस तरह का जो रेजोनेंस होता है उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या हो जाएगा बेटा, भारी पड़ जाएगा किस पर, ये वाली जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा आ रही हैं फिनोलेट के केस में, उस पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस भारी पड़ जाता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड कम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हुए भी, कार्बोक्सिलेट आयन कम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हुए भी ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक नेचर में। आई होप आपको ये सारी स्ट्रक्चर समझ में आ गई होंगी बेटा, साथ साथ बनाते भी रहिए। और मैं बार बार कह रही हूँ स्ट्रक्चर की हेल्प से ही एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंपाउंड फॉर्म्ड साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड। साइनोहाइड्रिन क्या होता है, जब कार्बोनाइल ग्रुप वाला कोई कंपाउंड HCN के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। देखो ये CN पर नेगेटिव चार्ज होता है और H पर पॉजिटिव, और यहां पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, CN यहां जाएगा तो O के साथ H जाएगा, ये CN यहां जाएगा। इसको कहते हैं हम साइनोहाइड्रिन, इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, ठीक है। अब कह रहा है एक साइक्लोहेक्सेनोन है, एक 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन है, इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारा साइक्लोहेक्सेनोन, और दूसरा है 2,2, 2 बार CH3, और 2, 3, 4, 5, 6, एक बार यहाँ CH3, ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को आकर अटैक करना है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाना चाहिए, इस पर नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब बेटा न्यूक्लियोफाइल को कहाँ आकर अटैक करना है, यहाँ, तो यहाँ आकर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यहाँ आकर अटैक करेगा। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्राउडी है स्पेस, चारों तरफ से CH3 के साथ घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर अच्छी यील्ड आपको नहीं मिलेगी। अच्छी यील्ड कहाँ मिलेगी, साइक्लोहेक्सेनोन के केस में मिलेगी, राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं इसको। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो है
वो एल्डिहाइड और कीटोन के सेपरेशन में यूज होता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या रिएक्शन होती है, देखिए यहां पर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, लेकिन जो ये एडिशन रिएक्शन होती है ना बेटा, ये दोनों डायरेक्शन में चलती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। Na के ऊपर पॉजिटिव और इस ग्रुप के ऊपर नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, यहां पर ये नेगेटिव है पार्शियल, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा, O के साथ जाएगा Na और यहां जाएगा HSO3, इसको SO3H लिख देते हैं, अभी बताती हूं क्यों SO3H। जो ये कंपाउंड बनता है ना, ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होता है, और ये क्या होता है, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो अगर हम इसमें एसिड डाल दें तो रिएक्शन वापस चली जाती है, राइट। लेकिन क्या होता है फर्दर, इसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाता है। प्रोटॉन का ट्रांसफर कैसे हो जाता है, ये H ना यहां चला जाता है ऑक्सीजन के पास और सोडियम नीचे आ जाता है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। एक्चुअली दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। ये सॉल्युबल होता है, ये वाला सॉल्ट वापस चला जाता है इधर, लेकिन अगर ये हो जाए, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाए, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और सॉलिड को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ये रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन एल्डिहाइड के केस में प्रोटॉन ट्रांसफर इजी होता है, क्योंकि जो कीटोन होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, कीटोन के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से, रीजन क्या है, कीटोन के अंदर, कितनी गंदी राइटिंग आ गई है, स्टेरिक हिंड्रेंस लिखा है मैंने, स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो पाता, इजीली नहीं हो पाता। तो क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर किस में हो जाता है, एल्डिहाइड में हो जाता है। एल्डिहाइड में प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड बना, एल्डिहाइड आपने सेपरेट कर लिया, कीटोन वापस चला गया, ठीक है। तो दोनों को सेपरेट कर सकते हो और फिर प्योरिफिकेशन कर सकते हो, तो इसलिए ये सेपरेशन और प्योरिफिकेशन की बहुत अच्छा मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया बेटा बोर्ड के एग्जाम में, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, हमारा 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच NH2 ग्रुप ऑफ सेमी कार्बेजाइड रिएक्ट्स टू फॉर्म सेमी कार्बेजोन विद कार्बोनाइल कंपाउंड। अब ये सेमी कार्बेजाइड क्या है, देखो कार्बोनाइल, सारी रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप की है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो सेमी कार्बेजाइड क्या होता है, NH2CO NH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेमी कार्बेजाइड। ये जो सेमी कार्बेजाइड होता है ना, ये जब कार्बोनाइल ग्रुप के कांटेक्ट में आता है, इससे रिएक्ट करता है, तो ये वाली जो हाइड्रोजन होती है, इसको मैं उल्टा करके लिखती हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, रुको, NH2 NH2CO NH2, ठीक है, ये सेमी कार्बेजाइड है। तो जो ये वाली हाइड्रोजन है, जो इस कार्बन से एक नाइट्रोजन छोड़कर जो दूर वाली हाइड्रोजन है, ये इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाती है, वाटर के फॉर्म में निकल जाएगी और बन जाएगा सेमी कार्बेजोन, ये बनेगा NH2CO NH2। इसे क्या कहते हैं, सेमी कार्बेजोन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, एंड दिस इज सेमी कार्बेजाइड। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा NH2, कौन से NH2 में से हाइड्रोजन जाएगी, कौन सा NH2 रिएक्ट करेगा। हमने कहा ये वाला NH2 रिएक्ट करेगा। भाई NH2 तो कार्बन के इधर भी है, NH2 तो इधर भी है, हाइड्रोजन यहां से भी जा सकती है, यहां से भी जा सकती है, लेकिन ये वाली जाती है, ये नहीं जाती। इसका रीजन हमें बताना है। देखो अगर मैं यहां पर लिखूं NH2 NHCO NH2, आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहां भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो जो ये वाला लोन पेयर है वो इधर रिजोनेंस में इन्वॉल्व होता है और इधर से भी ये वाला भी रिजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, इसको हम क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं एक्चुअली। लेकिन ये वाला जो NH2 है ये फ्री है, ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ये वाला NH2 फ्री है, तो इसीलिए यहां से हाइड्रोजन इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगी।
ये रीजन है इसका, क्योंकि ये वाली जो एडजेसेंट कार्बन के साथ जो एडजेसेंट वाली नाइट्रोजन है वो क्या होती है बेटा, वो क्रॉस कंजुगेशन में इन्वॉल्व होती है ना, रिजोनेंस में इन्वॉल्व होती है। तो जो इससे दूर वाली जो नाइट्रोजन है ये क्या होगी, ये सेमी कार्बेजोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रीजन ऑफ लो वोलेटिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लो वोलेटिलिटी का मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो लो वोलेटाइल होता है, यानी कि उसकी वेपर्स कम बनती हैं। उसका रीजन क्या होता है? देखो बेटा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, ये रहता है आपका डाइमर की फॉर्म में रहता है। एसिटिक एसिड तो डाइमर की फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, ये एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये वेपराइज कम होता है, इसकी वोलेटाइल नेचर जो होती है वो कम होती है। अगला है, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ओके जी, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ये हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड और ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH। देखो, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर दें तो यहाँ पर हमें CO2 की इफर्वेसेंस मिलेंगी, लेकिन वो दोनों केस में मिलेगी। तो हम करते हैं, अच्छा मैं इसका ना आपको एक बार प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये होता है HCOOH और ये है आपका CH3COOH। तो यहाँ पर हम करते हैं बेटा टॉलेंस टेस्ट। आप कहोगे मैम टॉलेंस टेस्ट तो एल्डिहाइड में किया जाता है। सारे के सारे जो एल्डिहाइड है, एलिफैटिक और एरोमेटिक, दोनों तरह के एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देते हैं। टॉलेंस टेस्ट में वो सिल्वर मिरर बनाते हैं। तो पहले टॉलेंस टेस्ट की बात कर ले। अमोनिकल AgNO3 प्लस NH4OH जो सॉल्यूशन होता है, इसको हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। मैंने डिस्टिंग्विश टेस्ट की एक बेटा वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर पड़ी हुई है, एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पर क्या टॉलेंस टेस्ट होता है, क्या फैलिंग टेस्ट होता है, सब कुछ वहां एक्सप्लेन है, आप वहां पर पढ़ सकते हैं जाकर। तो ये है हमारा टॉलेंस रिएजेंट। जब रिएक्ट करेगा ये एल्डिहाइड के साथ तो सिल्वर मिरर देता है, सिल्वर मिरर देता है। यहां पर क्या होता है, देखो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप की तरह बिहेव करता है और टॉलेंस टेस्ट दे देता है, ये नहीं देता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर द एसिडिक नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आपको एसिडिटी या बेसिसिटी जरूर कंपेयर कराएगा। तो एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है। यह है हमारा बेंजोइक एसिड, यह है पैरामेथॉक्सी बेंजोइक एसिड और यह है नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तीनों को एक बार यहां पर बनाती हूं। ये बेंजोइक हो गया, ये मिथॉक्सी बेंजोइक हो गया और ये देखो बेटा, बेंजीन रिंग तो सब में कॉमन है, लेकिन सॉरी सारे के सारे क्या हैं, एसिड है कार्बोक्सिलिक। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं यही कल्प्रिट है, यही रिस्पॉन्सिबल हैं इनकी एसिडिक नेचर में वेरिएशन के। यहाँ पर तो कोई ग्रुप जुड़ा नहीं हुआ है। यहाँ पर जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसकी जो नेचर होती है OCH3 की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होती है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, ये भी मैंने कल की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप रिंग में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाएगी। OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगी, इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक होगा। OCH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को देगा। OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो कम हो जाएगी, इसलिए जो एसिडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर पोलैरिटी बढ़ जाती है, यहाँ पर पोलैरिटी घट जाती है। पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी आसानी से H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पर तो कोई ग्रुप जुड़ा ही नहीं हुआ, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जिसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है
यानी कि फर्स्ट नंबर पे हमारा ये आएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये तो एसिडिटी को घटाएगा, तो सेकंड पे हमारा ये आएगा और थर्ड पे आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला। गॉट इट। अगला देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट कह रहा है ये हमें CF3COOH, अच्छा CCl3COOH, ओके। अगला है CH3COOH। देखो बेटा फिर वही कहानी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। CH3 इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। CCl3 एंड CF3 दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो ये क्या करेंगे, एसिडिटी को बढ़ा देंगे। F बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो पहला नंबर इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे हमें कह रहा है एक दिया हुआ है इसने CH3CH Cl COOH, एक दिया हुआ है इसने CH2 COOH। ये इसमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये COOH के ज्यादा नजदीक है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये पीछे है तो ये इससे कम एसिडिक होगा, राइट। तो ये हमने यहां पर क्या डिस्कस कर दिया, एसिडिक नेचर को डिस्कस किया है। तो इस चैप्टर में से एसिडिक नेचर पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इन केस ऑफ एसिड, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से भर भर के क्वेश्चन आते हैं बेटा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कुछ भी पूछ लेगा, HCN का एडिशन पूछ रहा है, सोडियम बाइसल्फाइड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछ लेगा। मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आप ये सारे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, नोट करेंगे अपने नोटबुक में, और बार बार कह रही हूँ स्ट्रक्चर बनाकर एक्सप्लेन करके आएंगे एग्जाम में, राइट। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।